हेलो अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने REST API क्रिएट की थी और इस वीडियो में हम React.js में अपना फ्रंट एंड बनाएंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने REST API के साथ। तो सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर जो हमने API बनाई थी उस फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें हम लोग VS कोड में इस फोल्डर को खोलेंगे और अपने React एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे। मैंने फोल्डर को अपने VS कोड में खोल लिया। इसके बाद मैं टर्मिनल खोलूँगा और React एप्लीकेशन की कमांड रन करेंगे। npx create react app और आगे एप्लीकेशन का नाम। जो हमारा बैकएंड का फोल्डर है उसका नाम सर्वर रखा था और उसके अंदर हमारी सारी सर्वर बैकएंड्स की फाइल एपीआई की, और जो हमारा एप्लीकेशन फ्रंट एंड होगी रिएक्ट की, उसको हम लोग एक क्लाइंट नाम के फोल्डर में सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि npx और npm में फ़र्क क्या होता है। npm जो होता है वो नोड पैकेज मैनेजर होता है, जबकि npx जो होता है वो नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है। npm जब आप npm की कमांड रन करते हैं तो npm में वो पैकेजेस को इंस्टॉल करके आपके डिपेंडेंसीज क्रिएट करता है, लेकिन npx जो है वो बगैर इंस्टॉल किए आपके जो पैकेज होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेजेस होते हैं। तो जब तक ये पैकेज रिएक्ट की एप्लीकेशन का सेटअप हो रहा है तब तक तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का सेटअप हो चुका है। अगर मैं क्लाइंट फोल्डर में देखूँ तो हमारी सारी रिएक्ट की एप्लीकेशंस की फाइल्स जो हैं वो आगे हैं। सोर्स फोल्डर में हमारा सारा सोर्स कोड होगा और पब्लिक में हमारे जो भी इमेजेस और वीडियोस वगैरह होती हैं हमारी एप्लीकेशन की, वो हम सेव कर स्टोर करते हैं यहाँ पर। अब मुझे दो पैकेज और इंस्टॉल करने हैं, तो मैं न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ। एक CD क्लाइंट, एक अपने फ्रंट एंड में, एक मुझे अपने फ्रंट एंड के मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन में पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है npm i axios, और एक अपने बैकएंड वाले फोल्डर में इंस्टॉल करना है npm i सॉरी cd सर्वर और npm i कोर्स। तो मैं अपने सर्वर के फोल्डर में जाके app.js को खोला मैंने, और इसके बाद मैंने उस पैकेज को रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद app.use और उसको कोर्स प्रोवाइड कर देना। कोर्स एक पैकेज मैनेजर है जो कि वेब एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो हमारी बैकएंड की एपीआईज को एक्सेस कर पाए। बिल्कुल इजी अगर बात की जाए तो उसमें कोर्स यही काम करता है कि वो वेब एप्लीकेशन को अलाउ करता है ताकि वो हमारी एप्लीकेशन एपीआई को एक्सेस कर सके। और जो npm i axios इंस्टॉल किया था हमने, तो एक्सियोस को यूज़ करते हुए हम लोग अपने फ्रंट एंड से जो है क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने बैकएंड पर एपीआई को, जो कि वो जिसके थ्रू हम लोग मतलब क्लाइंट साइड को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। उस पैकेज का नाम है एक्सियोस। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना बैकएंड सर्वर, प्रोडक्ट ऐप के अंदर जो मेरा सर्वर है, सर्वर फोल्डर में अंदर मेरी सारी एप्लीकेशन एपीआई की फाइल थी, तो मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। नोड मोन app.js, तो एक टर्मिनल पे मेरा बैकएंड कंटिन्यू रहेगा और एक टर्मिनल पे मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन npm स्टार्ट।
तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंटरफेस इस तरह का होता है रिएक्ट एप्लीकेशन का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रंट एंड पे वर्किंग। ऐप डॉट जी एस जो होता है वो सबसे मेन फाइल होती है फ्रंट एंड में रिएक्ट में, जिसमें आप जो भी लिखते हैं तो वो यहीं से रेंडर हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ मिटा के एक H1 की हेडिंग रिटर्न करवाऊँ, हेलो वर्ल्ड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमने खाली हेलो वर्ल्ड पे तो काम नहीं करना, हमें चाहिए एक हमें यहाँ पर एक चाहिए एक फॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग जो है फॉर्म में डेटा गेट करेंगे और उस पर पोस्ट की रिक्वेस्ट के थ्रू बैकएंड में सेव कराएंगे, और यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो फैच करके लाकर यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं अपने पैकेज में जो है बूटस्ट्रैप का यूज़ करूँगा। ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग पर फोकस नहीं करेंगे, इसलिए ये रिएक्ट जेएस का कोर्स है तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें। तो मैं बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेता हूँ सबसे पहले। बूटस्ट्रैप, रीडर डॉक्स, एक ये वाला CSS का लिंक, इसको कॉपी करेंगे, जो कि मैं क्लाइंट में पब्लिक के फोल्डर में जाके index.html में हेड टैग जो ख़त्म हो रहा है उससे पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और जो दूसरा लिंक हम कॉपी करेंगे वो ये स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का लिंक, इसको कॉपी करके बॉडी टैग जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे पहले पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर मैं सोर्स फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट के नाम से फोल्डर बनाऊंगा, और इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे हमारे, एक होगा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस और एक होगा प्रोडक्ट फॉर्म। इससे पहले आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिएक्ट की, जिस तरह यहाँ पर है एक सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स मेरे पास इंस्टॉल है, आप ये इंस्टॉल कर लें। और इसके अलावा है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल, एक ये एक्सटेंशन ये आप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट भी है इसमें मैं RAFC लिखूँगा, तो ये एमिट जो है इसकी एब्रीविएशन है, जिससे ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा। इसी तरह प्रोडक्ट फॉर्म में भी RAFC है, रिएक्ट, इसका मतलब होता है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म में एक H1 की हेडिंग रिटर्न करूं जिसमें लिखा होगा प्रोडक्ट फॉर्म, और प्रोडक्ट लिस्ट में भी अगर एक H1 की हेडिंग रिटर्न करूं प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट लिस्ट सॉरी, और मैं अगर सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूं तो हमारे पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने कंपोनेंट्स को अभी तक कॉल ही नहीं किया। app.js में जाके मैं इसको इंपोर्ट करूंगा अपने कंपोनेंट को, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट और इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म। फॉर्म की स्पेलिंग मेरे कंपोनेंट की गलत हो गई है, खैर जाने देते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो है मैं इसको रेंडर करूँगा। पहले मेरा प्रोडक्ट फॉर्म रेंडर होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इसमें और उसके बाद होगा प्रोडक्ट
लिस्ट। तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया टैग को। देखो, अगर देखें तो मेरे दोनों प्रोडक्ट जो है दोनों कंपोनेंट जो है रेंडर हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पर, और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग जितनी होगी वो राइट साइड पे चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको एक डिव में इनक्लोज कर देता हूँ। और इस डिव की क्लास होगी कंटेनर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, जो कि इनकी विड्थ कम करके इतनी कर देगी। अगर मैं इसको एक बॉर्डर दूँ, तो ये इतना कंटेनर होता है। ये बस बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, जिनको यूज़ करके जो है आप एप्लीकेशंस को स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर के अंदर होता है एक रो, और रो के अंदर होंगे हमारे पास दो कॉलम, कॉल MD6 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले जो 6 कॉलम में होगा हमारे पास वो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उसके बाद होंगे प्रोडक्ट लिस्ट। तो अगर हम देखें अब, ये एक लेफ्ट साइड पर हो गया और एक राइट साइड पर आ रहा। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, जिसमें एक कंटेनर के अंदर एक रो होती है, और उस रो में 12 कॉलम होते हैं टोटल। तो हमने 12 कॉलम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 में इक्वल में। तो अब हम अपने कंपोनेंट को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक वार्निंग आ रही है कि हमने लोगों को डिफ़ाइन किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने उस लोगों को यूज़ करना नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा अपने फॉर्म बूटस्ट्रैप से। तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाके फॉर्म्स में ओवरव्यू में आके मैं ये फॉर्म कॉपी करूँगा। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, जो HTML क्लास होती है वो रिएक्ट में होती है क्लास नेम के नाम से, क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और जो हमारे इनपुट टैग होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, तो इनको भी सबको सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की दिख रही है, बट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं बटन को रहने देता हूँ, उसके अलावा ये डिव नहीं चाहिए मुझे, और ये भी नहीं चाहिए। मुझे ये पैराग्राफ भी नहीं चाहिए, और लेबल भी नहीं चाहिए इसका। मैं इसकी जगह प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा। प्लेस होल्डर इंटर प्रोडक्ट नेम। तो अभी कुछ इस तरह का आ रहा है। इसको हम मार्जिन, टॉप से मार्जिन दे देते हैं, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, H1 ऐड प्रोडक्ट। ये हेडिंग आ गई है। इसको क्लास नेम मार्जिन टॉप, M से मार्जिन और T से टॉप, और मार्जिन टॉप 3। तो ये थोड़ा सा ऊपर से डिस्टेंस बना लेगा। इसके बाद इसको भी मार्जिन टॉप दे देते हैं, स्टेप को मार्जिन टॉप 2। तो ये हेडिंग और उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा कम है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। ये डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद इसकी टाइप टेक्स्ट होगी, और आईडी तो मुझे नहीं चाहिए। एरिया डिस्क्राइब बाय भी नहीं चाहिए।
इसके बाद मैं इसको कॉपी कंट्रोल डी करूँगा तो ये डुप्लीकेट होते जाएंगे। प्रोडक्ट नेम के बाद है मेरे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है प्रोडक्ट प्राइस, और इसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरी। ये 4 फॉर्म मेरे पास आ गए। अच्छा, इसमें बीटीएन प्राइमरी के बजाय मुझे बीटीएन सक्सेस चाहिए। इसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए यहाँ पे, और विड्थ इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैं स्टाइल, क्योंकि हम HTML के अंदर जो है CSS अप्लाई कर रहे हैं, ये JSX होता है HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर मुझे डबल करली ब्रेसेस यूज़ करके अपनी CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ वेट करूँगा, वेट 250 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। इसके अलावा मुझे इसमें नेम चाहिए। नेम जो होगा ये प्रोडक्ट नेम नेम ही होगा, और इसका नेम जो होगा वो डिस्क्रिप्शन होगा। इसका नेम भी प्राइस, इसका नेम भी कैटेगरी। तो अब इनमें इनपुट टैग्स में जो भी मेरे पास यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा तो मुझे उसको स्टोर करना है, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट का यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक जो होता है वो हमें स्टेट को मैनेज करने के लिए काम आता है। यानी अगर जो मेरी अभी स्टेट है, जो भी डिज़ाइन आ रहा है अभी, सिर्फ खाली ये भी मेरी स्टेट है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ जिस तरह लैपटॉप, तो ये मेरी स्टेट चेंज हो गई। इसके बाद मैं दोबारा नाम चेंज करता हूँ तो ये मेरी स्टेट चेंज हो रही है। तो इस तरह स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक रिएक्ट का हुक होता है जिसको कहते हैं यूज स्टेट। तो मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट में से यूज स्टेट को। यूज हमारे पास यहाँ पे होंगे दो प्रोडक्ट, दो वेरिएबल होंगे, जिसमें पहला होगा प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट, और दूसरा होगा सेट प्रोडक्ट, जो कि डी स्ट्रक्चर होंगे यूज स्टेट में से। और यूज स्टेट की जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगी वो एक एरे होगी, जिसमें नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी, एंड प्राइस, एंड लास्ट में कैटेगरी। सो प्रोडक्ट से जो हम लोग अपने स्टेट को एक्सेस करेंगे, और सेट प्रोडक्ट से जो हम अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट नेम, इसकी वैल्यू होगी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, इसकी वैल्यू होगी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और लास्ट में इसकी वैल्यू होगी प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब हम अपनी स्टेट को कब कब अपडेट करेंगे? जब भी इन चारों फील्ड्स में से किसी भी फील्ड पर कुछ भी राइट होगा तो हम अपनी फील्ड को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट लिसनर आता है, ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब जैसे ही इस ऑन चेंज पे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, प्रोडक्ट हैंडलर, और यहाँ पे अपने मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट हैंडलर एरो फंक्शन होगा। तो जैसे ही इस
फील्ड पे कुछ भी राइट होगा तो वो उसको अपडेट करता रहेगा अपने पास, सेट प्रोडक्ट की जो स्टेट होगी उसको सेव करता रहेगा। तो हम उसको सेव करने के लिए फंक्शन हमने क्रिएट किया। इस पे जो भी जिस फील्ड पे भी जो राइट होगा वो उस फील्ड को उसके बराबर कर देगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऑन चेंज का फंक्शन है हम चारों फील्ड पर लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे ई, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और इसमें से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे कॉन्स्ट नेम और वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। ये सेम इसी तरह के अगर आप यू करें कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ये बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स है इसमें, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्चर किया उसमें से जो भी जिस फील्ड पर भी एक चेंज राइट हो रहा है उस फील्ड के टारगेट में से उसकी नेम और वैल्यू को ले आएगा। नेम उसका नेम होगा और वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। इसके बाद हम अब करेंगे अपने प्रोडक्ट को सेट। तो सेट प्रोडक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे, और उसके बाद जो नेम होगा यानी जिस फंक्शन पे भी राइट हो रहा होगा, ये जिस भी फील्ड पे राइट हो रहा होगा उसकी नेम की वैल्यू बराबर हो जाएगी उसकी वैल्यू के। यानी अगर मैं इस इनपुट पे राइट कर रहा हूँ जिसका नाम नेम है, तो नेम की वैल्यू जो है उसके बराबर होती जाएगी जो भी वहाँ पे टाइप हो रहा होगा। तो अब जो हमारी स्टेट जो अपडेट हो गई है, हो रही है साथ साथ, इसको हमने सेव करा के प्रोडक्ट में सेव करा रहे हैं, और अब हम कराएंगे उसको इंसर्ट अपने डेटाबेस में। तो हमने इसके लिए अपने पैकेज इंस्टॉल किया था इंपोर्ट, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो इंसर्ट करेगा कॉन्स्ट इंसर्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का ऐड कर देते हैं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट में हम लोग अपना वो एंड पॉइंट राउटर का गिव बस पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे जिसमें जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अगर सर्वर में अब ऐप डॉट जी एस में जाए तो यहाँ पे हमने, सॉरी राउट्स में इंडेक्स डॉट जी एस में जो हमने एंड पॉइंट डिफाइन किया था वो ऐड प्रोडक्ट था। तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में भी वैसे ही देंगे http लोकल होस्ट कॉलन 5000 और स्लैश ऐड प्रोडक्ट, और साथ में वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे जो इंसर्ट करना है। तो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो वापसी इस ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और अगर कोई एरर आता है तो उसको भी हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर क्योंकि हम लोग यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन भी एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद अब हम इस फंक्शन को करेंगे, इस बटन पे जब भी कोई भी क्लिक करे ऑन क्लिक, तो एक कॉल बैक फंक्शन फायर होगा जिसमें हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। एक कॉल बैक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया ये, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने उस फंक्शन को जो हमने ऊपर डिफाइन किया, इंसर्ट प्रोडक्ट।
तो अब हम इसको सर्च करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 4i5, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट इंटर प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम स्पेक में जाके कंसोल पे करें तो हमारे पास प्रोडक्ट कंसोल लॉग पे इंसर्ट नहीं हुआ। अगर हम डेटाबेस चेक करें अपना तो डेटाबेस पे भी इंसर्ट नहीं हुआ। तो इशू देख लेते हैं हम। app.js कोर्स जो है ये फंक्शन है, तो इसको हम लोग इसके स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे इसके साथ, और इसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म लैपटॉप कोर i5 प्राइस इलेक्ट्रॉनिक्स और सबमिट। अभी भी इंसर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट हमारा। तो हम यहाँ ऑन क्लिक के बजाय से यूज़ कर लेते हैं ऑन सबमिट। फॉर्म के स्टार्टिंग टैग में आके ऑन सबमिट, जैसे ही ऑन सबमिट हो बटन तो ये फंक्शन कॉल हो जाए इंसर्ट प्रोडक्ट को। और इसके अलावा इस फील्ड टैब की टेक्स्ट टैब जो है मैंने नंबर की थी, तो वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब हम टेस्ट करते हैं अपने इसको। लैपटॉप कोर i5 ऑनिक्स। तो अभी भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ हमारा। चेक करते हैं इशू क्या है। मैंने यहाँ डबल स्लैश दिया हुआ। कोर i5 प्राइस कैटेगरी और स्टिल अभी भी प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हुआ। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बैक स्लैश मिसिंग है। अब हमारा यूआरएल कंप्लीट हुआ है। अब हम दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं। लैपटॉप कोर i5 प्राइस इसकी कुछ भी रख देते हैं, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। पोस्ट हो गया ये, कंसोल पर नहीं आया लेकिन डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। पोस्ट तो हमारा डेटा हो रहा है सही से। अब हम देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस को फैच किस तरह करेंगे, डेटाबेस से अपने डेटा को फैच किस तरह करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट पे। यहाँ पर मैं हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट ट्राई कैच ब्लॉक। उसके अंदर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। इसमें पैरामीटर होगा लोकल होस्ट http कोलन लोकल होस्ट 5000 रीड ऑल प्रोडक्ट्स। आई थिंक यही था मेरा एंड पॉइंट। इंडेक्स डॉट जेएस में जाके रीड ऑल प्रोडक्ट्स। फंक्शन को भी सिंक्रोनस डिफाइन कर देते हैं।
वेट एक्सियोस डॉट गेट। उसके बाद रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग अपनी स्टेट में सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी एक स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। यूज स्टेट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स और यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एरे होगी वो एम्प्टी होगी। अब सेट प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेट कर लेते हैं। सेट प्रोडक्ट्स और इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स में आया वो सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। अदरवाइज जो है कंसोल डॉट लॉग एरर को कंसोल कर देंगे। अभी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। कैन नॉट रिजॉल्व mongoose। तो mongoose तो मैंने इंपोर्ट भी नहीं किया, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो है मैं इस फंक्शन को तब कॉल करना चाहता हूँ जब जब मेरा जो है ये कंपोनेंट रेंडर हो। रेंडर होने का मतलब ये है कि जैसे ही रिफ्रेश होता है, ये फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेगा तो मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा और हर रिफ्रेश करने पर भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो उसके लिए एक हुक आता है रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट का हुक हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यूज़ इफेक्ट, इसके अंदर मैं फैच प्रोडक्ट को कॉल कर दूंगा। अब हमें तो ये तो नहीं पता होगा कि हमारे डेटाबेस में कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम लोग जो है इतने पैराग्राफ या इतने लिस्ट डिफाइन करके रख दें। तो इसमें इधर एक रिएक्ट जेएस में एक फंक्शन आता है डॉट में मैप फंक्शन। तो हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे डिफ के अंदर कि हमारे जो प्रोडक्ट्स क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट्स डॉट मैप फंक्शन। इस जब ये फैच करेगा तो जितने भी प्रोडक्ट में डेटा होगा वो सब आके सेट प्रोडक्ट्स के एरे में सेव हो जाएगा, एरे एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो हर आइटरेशन पे एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट से डिफाइन कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग एक li रिटर्न करेंगे जिसके अंदर होगा प्रोडक्ट डॉट नेम array डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप एक्सेप्ट्स रिटर्न वैल्यू फ्रॉम array फंक्शन। तो ये कह रहा है रिटर्न करो उसको, रिटर्न का फंक्शन यूज़ कर लिया। और रिटर्न यूज़ जो है हम अपने li टैग रिटर्न करेंगे। जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे हर ऑब्जेक्ट पर वो एक li रिटर्न करेगा और उसको डिस्प्ले करता जाएगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हुआ है नहीं। तो ये देखो, एक जो हमने अपना इंसर्ट करवाया था वो यहाँ पे लैपटॉप आ रहा है। अगर मैं एक और इंसर्ट करवा देता हूँ मोबाइल, उसके बाद सैमसंग, उसकी प्राइस और कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स सबमिट कराया तो मेरे पास मोबाइल भी आ गया। अब इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाके कुछ लिस्ट टाइप का ढूंढ लेते हैं। लिस्ट ग्रुप
तो इसमें इसकी क्लासेस हैं लिस्ट ग्रुप। हम लोग क्योंकि एल आई रिटर्न कर रहे हैं तो अपना एक एल आई टैग कॉपी कर लेते हैं, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके बाहर जो डिव है उसको यूएल वाली क्लास दे देते हैं लिस्ट ग्रुप की। यहाँ पर इसको क्लास नेम लिस्ट ग्रुप, और इसके अंदर चूंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोडक्ट डॉट नेम। अब हम देखें तो हमारे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। इसके अलावा मैं इसको एक हेडिंग भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोड डिव रिटर्न करूँ, क्योंकि एक कंपोनेंट जो है वो एक ही टैग रिटर्न करता है, या एक ही डिव रिटर्न करता है। अब मेरे पास यहाँ पे दो डिव हो गए, एक ये डिव रिटर्न हो रहा है और एक ये डिव। तो मैं इस डिव को इस डिव के अंदर लेके चला जाता हूँ और इस डिव को बना देता हूँ यूएल टैग। इस डिव के अंदर मैं अपनी हेडिंग को डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट और क्लास नेम, और यहाँ पे इस डिव में मार्जिन टॉप 3 दे देता हूँ। तो अभी हमारे कुछ एप्लीकेशन इस तरह की शो हो रही है। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्लासेस देख लेता हूँ। यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन वाली क्लास दे दूँ तो सक्सेस वाली लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस, यही क्लास में यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब अगर हम देखें तो हमारी उस लिस्ट का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। इसी प्रोडक्ट नेम के साथ अगर हम थोड़े गैप के साथ उसकी प्राइस भी डिस्प्ले करा दें, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इसी तरह आप प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी भी डिस्प्ले करा सकते हैं, पर मैं भी सिर्फ दो ही चीज़ें इसकी डिस्प्ले करा रहा हूँ। अभी तक हमने अपना पोस्ट फंक्शन भी देख लिया एपीआई का और गेट को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब हम देखेंगे डिलीट और अपडेट को। तो डिलीट और अपडेट के लिए सबसे पहले मैं फॉन्ट ऑसम आइकन को सर्च कर लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम CDN। तो इसका जो सबसे पहले ऊपर लिंक होगा इसी को मैं कॉपी लिंक टैग करूँगा और अपनी इंडेक्स डॉट HTML में जो है वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा ऊपर हेड हेड टैग के अंदर। और अब जो है मैं अपने आइकन्स को सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम। मुझे एक चाहिए एडिट के लिए आइकन और एक चाहिए डिलीट का आइकन। तो मैं आइकन पे गया, यहाँ पर सर्च किया मैंने एडिट। तो एडिट के एक ही आइकन फ्री है, बाकी सारे आइकन्स प्रो हैं फीचर में, तो वो ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हम। मुझे ये आइकन यूज़ करना, मैंने इस पर क्लिक किया और रिएक्ट में इसकी क्लास मैं HTML टैग ही इसका कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट लिस्ट में इस लिस्ट को जो है एक डिव में कवर कर लेता हूँ या इसी के अंदर पेस्ट करके देखते हैं। कुछ इस तरह का आ रहा हो। जो डिलीट का आइकन है उसको भी देख लेते हैं। डिलीट क्रैश, ये वाला आइकन फ्री है। इस आइकन को भी कॉपी करके इसी के आगे पेस्ट कर देता हूँ।
अभी हमारी कुछ एप्लीकेशन इस तरह की दिख रही है। तो सबसे पहले हम अपनी डिलीट फंक्शन को देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी इस बटन पे क्लिक करे तो ये आइटम डिलीट हो जाए। तो डिलीट वाला आइकन ये है, क्लास एफ सॉलिड और एफ ट्रैश। इस पर ऑन क्लिक, जब भी कोई क्लिक करे तो एक कॉल बैक फंक्शन फायर हो, जिसके अंदर अब अपना डिलीट हैंडलर फंक्शन को कॉल करेंगे। डिलीट हैंडलर, और इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर async const response is equal to await axios dot delete http localhost colon 5000 delete। अब डिलीट के पास जो थी, मेरे जो एंड पॉइंट था index डॉट जेस, उसमें डिलीट के बाद आ रही थी आईडी। तो उस आईडी को हम कैसे गेट करेंगे? उस आईडी को हम इस तरह गेट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आ रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में हमारे पास वो सारी चीज़ें रिटर्न हो रही हैं जो इस एक ऑब्जेक्ट में होती हैं, यानी उसकी आईडी भी रिटर्न हो रही है हमारे पास। तो जब हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को रिटर्न करके यानी डिस्प्ले करा रहे हैं, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट डॉट नेम और प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो उसी तरीके से हम जो इस डिलीट हैंडलर के फंक्शन को पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसको यहाँ पे गेट कर सकते हैं आईडी। अब चूँकि यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करूँगा यहाँ पर, जो स्केप और टैब वाले जो की होता है उसके बीच में होता है, और उसके बाद डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आईडी आ जाएगा। मुझे ये काम ट्राई कैच में करना चाहिए था, तो मैं ट्राई कैच को इम्प्लीमेंट करके इसको ऑल्ट प्लस अप की से जो है इसको ऊपर ले आता हूँ, और अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है शायद यहाँ पे। और इसके बाद जो है मैं, अब जब मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा, तो उसको मैं अपने जो है स्टेट को भी अपडेट करूँगा। स्टेट को अपडेट करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, जिसमें अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा था साइड प्रोडक्ट से, जिस फंक्शन का नाम है फैच प्रोडक्ट्स। तो मैं यहीं पे दोबारा अपने फैच प्रोडक्ट्स को कॉल कर लूँगा, ताकि दोबारा से फैच को करे प्रोडक्ट, और जो अभी तक डिलीट नहीं हुए उन प्रोडक्ट को खाली डिस्प्ले करें। इसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर को प्रिंट कर दें। तो अभी मैं डिलीट करके यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास यहाँ से डिलीट हो गया मोबाइल वाला। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, मेरे पास मोबाइल वाला रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से मोबाइल वाले भी डिलीट हो गया। अब हमारा जस्ट रह गया अपडेट। तो अपडेट में मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो मेरे पास एक डिस्प्ले ओपन हो या पॉपअप हो, जिस पर मैं इन सारी फील्ड्स ये सारी फील्ड्स खुद ब खुद लिखी आ जाएँ जो इस प्रोडक्ट की हैं, और मैं उसको अपडेट करके दोबारा सबमिट कर सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक बूटस्ट्रैप में होता है मॉडल नाम का वेरिएबल कंपोनेंट, जो कि होगा इस तरह लॉन्च। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो इस तरह का लॉन्च होगा। तो मैं इस पूरे कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कंपोनेंट को कॉपी करके प्रोडक्ट लिस्ट में। अब चूंकि एक कंपोनेंट जो एक ही डिव को रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिएक्ट फ्रेगमेंट, जो कि खाली
ब्रैकेट्स होते हैं, इनके अंदर आप अपने सारे कंपोनेंट्स को रैप अप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अपने जो है बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट टच करके ले आऊँगा। तो ये कमेंट्स नहीं चाहिए हमें। अभी मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरह लग रही है, लेकिन मैं जो है इस बटन को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये जो पॉपअप हो जाए। तो इस पर जो क्लासेस लगी हैं वो मैं उस पर यूज़ कर लूँगा। जो मेरा बटन है लॉन्च वाला, इस पर ये दो क्लासेस लगी हैं, डेटा बी एस टॉगल मतलब जावास्क्रिप्ट पे, जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने ला के ये स्क्वायर वाला जो हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ इसको तो ये मेरा काम कर रहा है, और इस बटन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस बटन को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट लिस्ट आ गया और मेरा अपडेट का काम। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये सारा ये कंप्लीट फॉर्म इधर आए। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये पूरा फॉर्म इस मॉडल पर आए और यहीं पे उसकी वैल्यूज़ भी आ रही हों। तो मैं उस वैल्यूज़ को अपडेट करके और सबमिट पे क्लिक कर दूँ। तो अगर मैं इसके कोड पे देखता हूँ तो यहाँ पे मॉडल बॉडी के अंदर 3 डॉट है, यानी जो भी चीज़ हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हमारे मॉडल बॉडी में आ जाएगा। तो मैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे जो हमने फॉर्म बनाया तो उसी फॉर्म को कॉपी करता हूँ। ये 4 इनपुट फील्ड्स और बटन, इसी को कॉपी करके प्रोडक्ट लिस्ट में मॉडल बॉडी के अंदर जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करके चेक करूँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हैंडलर, प्रोडक्ट हैंडलर, इस फंक्शन को मैं भी यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ। प्रोडक्ट हैंडलर कहाँ है? प्रोडक्ट हैंडलर, ये और ये प्रोडक्ट, ये कंप्लीट स्टेट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं चेक करूँ इसको तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब ये नीचे वाले दो बटन मुझे नहीं चाहिए, क्लोज और अंडरस्टूड वाले, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बटन के अंदर ये क्लोज और अंडरस्टूड वाले ये बटन है, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा। लेकिन अब इशू ये है कि जब मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फील्ड्स सारी खाली आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ जो भी इस प्रोडक्ट का डेटा है वो इस फील्ड्स पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाना चाहिए। तो जहाँ इस फंक्शन को हमने कॉल किया था ऑन क्लिक डिलीट, नहीं ये नहीं, यहाँ पर ये फंक्शन, ये वो क्लास है, ये वो आइकन है जिस पर क्लिक करने पे एक मॉडल ऑफ पॉपअप हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऑन क्लिक। एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर भी फायर होगा, जिसके अंदर हम लोग एक न्यू फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हैंडल करेगा अपडेट प्रोडक्ट को। और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है उसकी आईडी और उसके टाइटल और सारी डिटेल्स यहाँ पे पैरामीटर में पास करेंगे। प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। और इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे हमारा रिटर्न हो रहा ऑब्जेक्ट, और इसके बाहर सारी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट
अपडेट प्रोडक्ट, इसमें एक आईडी आएगी और नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी। और जो नीचे हमने प्रोडक्ट डॉट टाइटल किया, प्रोडक्ट में टाइटल नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट डॉट नेम है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। और इसके बाद एरो फंक्शन। अब जो हमारे पास ये यहाँ पर जो स्टेट यूज़ हो रही है वो हो रही है प्रोडक्ट वाली, तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट वाली स्टेट को सेट। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट्स बनी हुई है, एक जो है प्रोडक्ट्स के नाम से और एक खाली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वो है जो इसको हम अपडेट करेंगे और प्रोडक्ट्स वो है जो सारे प्रोडक्ट्स फैच होकर आ रहे हैं। तो अब हम सेट प्रोडक्ट वाली स्टेट को सेट करते हैं। सेट प्रोडक्ट, इसके अंदर नेम जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस नेम के। डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन के, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी जो कीज़ हैं और जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि ये जो नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट का आ रहा है। जो भी प्रोडक्ट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेट डिफाइन की, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस और कैटेगरी। और जो न्यू आगे जो वैल्यू है, वैल्यू जो है वो हम लोग जो पैरामीटर में एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं इसको नेम वन और डिस्क्रिप्शन वन या प्राइस वन या कैटेगरी वन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेम वन आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वन, उसके बाद प्राइस इक्वल टू प्राइस वन, या फिर कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी वन। एक तो काम इस तरह कर सकते हैं, या फिर अगर की और वैल्यू पेयर की अगर नेम सेम हो तो हम लोग जो है खाली इस तरह लिख देते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी। अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें की कौन सी और वैल्यू कौन सी है, क्योंकि दोनों के नेम जो है वो सेम है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी। तो मैं उनके नेम भी सेम कर देता हूँ, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी। अगर आपको प्रीवियस वाला मेथड सही लगे तो आप वो अप्लाई करें, अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आप ये करें, दोनों में कोई भी इशू नहीं होगा। अब हमारी स्टेट जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब अगर हम जाके इसको चेक करें तो देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ इसकी सिलेक्ट होकर आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ लैपटॉप, तो मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, डेल लैपटॉप, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोर i7, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट ये है, अगर मैं इसको करूँ तो इसमें भी इसी की सिर्फ डिटेल्स आ रही हैं। अब हमने इसको यहाँ पर इसकी जो अब सेट स्टेट होगी उसको यहाँ पे चेंज करेंगे, मतलब अगर कोई यहाँ पे चेंजेस करे तो उसको सेव करें और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट को डेटाबेस में अपडेट कर दें। यहाँ पर हमने ये चारों चीज़ें तो सेट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी आईडी भी चाहिए होगी, क्योंकि जो हमने अपडेट करेंगे वो आईडी से करेंगे। तो इसकी जो आईडी होगी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगी, क्योंकि मोंगोडीबी में जो आईडी होती है वो अंडरस्कोर आईडी के नाम से डिफाइन हुई होती है। तो इधर भी हम लोग यही करेंगे काम। यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी बराबर होगी आईडी के, बाकी चीज़ें जो हैं उनकी की और वैल्यू के नेम सेम है तो उनको कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी ये स्टेट सेट हो चुकी है। अब हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हैंडल करेगा अपडेट को जब भी इस बटन पे क्लिक होगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ।
कॉन्स्ट सबमिट अपडेटेड प्रोडक्ट। ये भी एक एसिंक फंक्शन होगा। और ये एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। आईडी एक्सेप्ट करने के बाद ट्राई कैच ब्लॉक। इसके अंदर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पुट। पुट के अंदर इसके जो पैरामीटर वो ये एंड पॉइंट आएगा http कॉलन लोकल होस्ट 5000 स्लैश अपडेट और उसके बाद आईडी। और उसके साथ हम लोग वो प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि अपडेट होने के बाद जो उसकी वैल्यू अपडेट होंगी। और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर। फंक्शन को हम कॉल करें सबमिट के बटन। ये हमारा सबमिट का बटन है। ऑन क्लिक एक कॉल बैक फंक्शन फायर होगा जिसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और जो हमारी स्टेट सेट हुई है प्रोडक्ट डॉट नेम और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन जिससे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल के इनपुट्स को, उसी में से हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब अगर हम अपडेट करके चेक करें लैपटॉप को मैं कर देता हूँ HP लैपटॉप। मैं अपडेट करूँ तो अपडेट तो हो रहा है लेकिन ये खुद ब खुद क्लोज नहीं हो रहा। तो इसको क्लोज करने के जो यहाँ पर फंक्शन थे ये दो, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने इसी बटन पर। और अब दोबारा अगर हम ट्राई करें HP को खाली लैपटॉप करके सबमिट करता हूँ तो अपडेट हो रहा है लेकिन ये इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो इसी फंक्शन के अंदर जो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था फैच प्रोडक्ट का, तो दोबारा से फैच प्रोडक्ट को फैच करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो इसी अपडेट करने के बाद हम जो है फैच प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मैं दोबारा इसको HP को लैपटॉप करता हूँ तो हमारा बंद खुद ब खुद मॉडल क्लोज भी हो रहा है और जो प्रोडक्ट अपडेट भी हो रहा है। न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट ऐड भी हो गया। इसको अगर अपडेट करें फ़ॉन 15 और इसकी प्राइस भी अपडेट कर देते हैं सबमिट। ये अपडेट भी हो गया और इसके बाद अगर हम डिलीट करें तो डिलीट भी हो गया। डेटाबेस में हमारे 2 ही प्रोडक्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो सोर्स कोड और जो बूटस्ट्रैप और CDN के लिंक्स थे तो वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप इसको मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं आप इसकी डिज़ाइनिंग में, क्योंकि डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं था तो इस पर हमने ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे फोकस किया भी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।